रीजनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये 5th यूनिट एआई का, और ये बहुत इजी है और स्कोरिंग के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें बस थ्योरी है और तुम्हें बस कंसेप्ट समझनी है और अपने वर्ड्स में लिख के आना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। इस पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देखना कल लिख के ले लो। ठीक है, शॉर्ट नोट या कुछ तो आने वाला है, तो ध्यान से कर लेना। व्हाट इज प्रॉपर्टीज एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, फॉरवर्ड चेनिंग बैकवर्ड चेनिंग क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है उसके, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, सो पहले समझते हैं फॉरवर्ड चेनिंग क्या होता है और बैकवर्ड चेनिंग क्या होता है। ठीक है, फॉरवर्ड चेनिंग मतलब क्या होता है, सोचो कि मुझे क्या क्या पता है। ठीक है, और उससे क्या निकलता है, मतलब तुम्हारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो देखना होता है। ठीक है, ये देखो फॉरवर्ड चेनिंग एक डेटा ड्रिवन टेक्निक है। ठीक है, ये नॉन फैक्ट्स से स्टार्ट करती है। ठीक है, नॉन फैक्ट्स मतलब जो पता है तुम्हें, और उन फैक्ट्स पे रूल्स अप्लाई करेंगे अपन। ठीक है, और नए कंक्लूजन्स पे पहुंचना है अपने को। ठीक है, सो जो नॉन डेटा है, नॉन फैक्ट्स है, उस पे अपन रूल्स अप्लाई करके नए कंक्लूजन्स निकालने का ट्राई करते हैं फॉरवर्ड चेनिंग में। ठीक है, सोचो कि आपके पास आपको पहले से फैक्ट्स पता है। ठीक है, पहले से अपने को फैक्ट्स पता है कुछ, आप देखते हो कौन से रूल इन फैक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन से रूल आप इस फैक्ट पे, बहुत बहुत सारे रूल्स होते हैं उस, जो आपके पास डेटा है, जो फैक्ट्स है, उस पे कौन कौन से रूल अप्लाई हो सकते हैं वो देखो तुम। ठीक है, जितने रूल्स मैच करते हैं उनसे नए फैक्ट्स बनते हैं। ठीक है, और ऐसे ही नए फैक्ट्स बनते हैं और ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो। ठीक है, अभी देखो रूल 1 क्या होता है, अपना एग्जांपल देखो, अगर बारिश होती है, ठीक है, तो उससे क्या है, जमीन गीली होती है। ये एक रूल है, होती ही है, हमेशा बारिश गिरती है, जमीन गीली होती है। ठीक है, अगर जमीन गीली होती है, घास उगती है। ठीक है, ये सेकंड रूल है, ये भी एक गिवन फैक्ट है। ठीक है, अभी इस पे देखो, गिवन फैक्ट क्या है, बारिश हो रही है। ठीक है, तो अब बारिश हो रही है, तो उससे अपन ने रूल बने कि जमीन गीली होगी। ठीक है, जमीन गीली हो रही है तो घास उगती होगी। सो कंक्लूजन क्या मिला, घास उगती है। ठीक है, सो अपने पास गिवन डेटा क्या था, बारिश हो रही है, उससे अपन ने क्या निकाला, घास उगती है। समझे? उसके बाद देखो बैकवर्ड चेनिंग में क्या है, सोचो मुझे ये रिजल्ट चाहिए, क्या ये पॉसिबल है। ठीक है, सो तुम्हें पता है तुम्हें क्या रिजल्ट चाहिए, और देखना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये आंसर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं बस कंसेप्ट समझा रहा हूँ, आंसर फिर अपन बाद में डिस्कस करेंगे, तुम्हें एग्जाम में ये नहीं लिखना है। ठीक है, ये बस कंसेप्ट समझा रहा हूँ। बैकवर्ड चेनिंग एक गोल ड्रिवन टेक्निक है। अभी देखो फॉरवर्ड क्या है, डेटा ड्रिवन, बैकवर्ड क्या है, गोल ड्रिवन। ठीक है, ये किसी गोल या क्वेश्चन से स्टार्ट करती है और चेक करती है कि उस गोल तक पहुंचने के लिए कौन से फैक्ट्स, ठीक है, उस गोल तक पहुंचने के लिए कौन से फैक्ट्स चाहिए। गोल अपने को पता होता है अपने को क्या चाहिए, फिर देखा जाता है कि वो फैक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, सोचो आपको पता है कि घास उगती है, अभी ऊपर वाले एग्जांपल में आपको पता है घास उगती है या नहीं। ठीक है, पता है अपने को उगती है। सो घास कब उगती है, जब जमीन गीली होती है। जमीन कब गीली होती है, जब बारिश गिरती है। ठीक है, सो उससे क्या निकाला, बारिश हो रही है, फैक्ट दिया गया था। ठीक है, सो देखो अपने को एक लाइन में डिफरेंस बताना हो तो फॉरवर्ड चेनिंग में मेरे पास फैक्ट है, उसका क्या कंक्लूजन निकलता है वो देखते हैं अपन फैक्ट से। ठीक है, मेरे पास मुझे ये रिजल्ट चाहिए, सो क्या ये सच हो सकता है। ठीक है, समझ गए, दोनों में अपने को क्या दिया था कि बारिश हो रही है। इसमें क्या करते हैं अपन, डेटा ड्रिवन है, सो जो डेटा दिया है उससे देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है अपने को। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें अपने को दिया है कि घास उगती है या नहीं, अपने को पता करना है। ठीक है, ये रिजल्ट पता करना है, अपने को दिया है कि बारिश हो रही है, तो अपन क्या करेंगे, घास उगती है, कब उगती है, जब जमीन गीली होती है। जमीन कब गीली होती है, बारिश गिरती है। ठीक है, सो अपने को गोल ड्रिवन है ये। ठीक है, तो घास उगती है। सो ये बेसिक कंसेप्ट था फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग का। अभी तुम्हें ऐसे नहीं लिखना है एग्जाम में, बताता हूँ क्या लिखना है। ठीक है, पहले तो डिफरेंस देख लो, फॉरवर्ड चेनिंग क्या है, डेटा ड्रिवन है, बैकवर्ड चेनिंग गोल ड्रिवन है। ठीक है, फॉरवर्ड चेनिंग में क्या होता है, स्टार्ट कहाँ से होती है, नोन फैक्ट्स से। बैकवर्ड चेनिंग में स्टार्ट कहाँ से होती है, गोल से। डायरेक्शन क्या है, मूव्स फ्रॉम फैक्ट्स टू कंक्लूजन, और मूव्स फ्रॉम गोल्स टू फैक्ट्स। ठीक है, ये फैक्ट्स थे अपने पास, वहां से कंक्लूजन तक जा रहे थे, इसमें गोल है, वहां से फैक्ट्स पे जा रहे हैं। ठीक है, इंटर इन्फरेंस क्या है, अप्लाइज रूल्स टू नोन डेटा टू फाइंड न्यू फैक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे अपन नोन डेटा पे रूल्स अप्लाई करते हैं टू फाइंड न्यू फैक्ट्स। ट्राइज टू प्रूव द गोल बाय फाइंडिंग सपोर्टिंग रूल्स। ठीक है, यहाँ पे गोल पता है, उसको प्रूफ करने का ट्राई कर रहे हैं नए रूल्स से। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है, एक्सपर्ट सिस्टम्स में और प्रोडक्शन सिस्टम्स में। ठीक है, बेस्ट बेस्ट कहाँ पे होता है, जब बहुत सारे फैक्ट्स दिए होते हैं और नए गोल्स अपने को मिलते हैं।
और ये कहाँ यूज होता है, लॉजिकल प्रोग्रामिंग, जैसे प्रोलॉग। प्रोलॉग, ठीक है, प्रोलॉग इसका बेस्ट एग्जांपल है, ये हर जगह लिखना है तुम्हें, ठीक है, और डायग्नोस्टिक्स करने के टाइम, ठीक है। और ये कब बेस्ट होता है, जब अपने पास थोड़े से गोल दिए होंगे और उससे फ्यूअर रूल्स होंगे, ठीक है। ये हो गया डिफरेंस। अब देखो एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल यहाँ पे, पर वो आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे, तुम वहाँ पे घास मत लिख के आना, ठीक है। इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, ठीक है। इफ द ग्राउंड गेट्स वेट ग्रास ग्रोस। अपने पास इधर क्या था, गिवन फैक्ट था, इट रेन्स, ठीक है। गोल क्या था, व्हाट कैन वी कंक्लूड, पता नहीं गोल क्या था, वो अपन ने कंक्लूड करा है, ठीक है। चेनिंग कैसे हुई, इट रेन्स ग्राउंड गेट्स वेट, ग्राउंड गेट्स वेट ग्रास ग्रोस, सो ग्रास ग्रोस। ये हुई फॉरवर्ड चेनिंग। बैकवर्ड चेनिंग में गोल पता होता है कि डस ग्रास ग्रो, ठीक है। अभी ग्रास ग्रोस इफ ग्राउंड इज वेट, उल्टा, ग्राउंड इज वेट, इट मीन इट मीन्स इट रेन्स, ठीक है। इट रेन्स इज अ नोन फैक्ट, ठीक है, सो ग्रास ग्रोस। तो यहाँ पे उल्टा जा रहे हैं, देखो, ठीक है, फैक्ट से गोल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, फॉरवर्ड चेनिंग में कंट्रोल स्ट्रेटेजी क्या होती है, अप्लाई रूल्स हुज कंडीशंस मैच नोन फैक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, वर्क्स बैकवर्ड फ्रॉम द गोल, ये बैकवर्ड वर्क करता है, देखा अपन ने इधर। इफिशियंसी मे बी इफिशियंट इन सर्च स्पेस इज लार्ज, ठीक है, अगर सर्च स्पेस बहुत बड़ी हो तो फॉरवर्ड चेनिंग इफिशियंट होता है। बैकवर्ड चेनिंग कब होता है, जब मोर फोकस सर्च हो तब इफिशियंट होता है। कंप्लीटनेस, कंप्लीट इफ ऑल रूल्स आर अप्लाइड, सारे रूल्स अप्लाई हुए तो फॉरवर्ड चेनिंग कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट इफ रूल्स आर करेक्टली फॉलोड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन बैकवर्ड जा रहे हैं। साउंडनेस, साउंड इफ इंटरफेरेंस रूल्स आर साउंड, ठीक है, अगर इंटरफेरेंस के रूल्स बराबर हो गए तो ये भी बराबर होगा। साउंड इफ इंटरफेरेंस रूल्स आर साउंड, ठीक है, ये तो सेम ही था, ये पॉइंट छोड़ दो। ये देखो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फॉरवर्ड चेनिंग के एडवांटेजेस क्या है, गुड व्हेन ऑल डेटा इज अवेलेबल, ऑल डेटा अवेलेबल हो तो अच्छा होता है। फाइंड ऑल पॉसिबल कंक्लूजन्स और सुटेबल फॉर रियल टाइम सिस्टम्स। डिसएडवांटेज क्या है, कैन बी इफिशियंट अगर बहुत बड़ा स्पेस होगा तो, ठीक है। मे डिराइव अननेसेसरी फैक्ट्स, अननेसेसरी फैक्ट्स भी वो डिराइव कर सकता है, ठीक है। और बैकवर्ड चेनिंग में गोल स्पेसिफिक होता है तो टाइम बचाता है। इफिशियंट होता है जब गोल क्लियर हो, रूल्स उससे कम हो, ठीक है। बेटर फॉर डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, मे नॉट वर्क वेल व्हेन फैक्ट्स आर मिसिंग, फैक्ट्स मिसिंग हो तो नहीं काम करेगा। कैन गेट स्टक इन लूप्स इफ नॉट इम्प्लीमेंटेड केयरफुली, केयरफुली इम्प्लीमेंट नहीं किया तो लूप्स में भी फंस सकते हैं अपन, ठीक है। देखते हैं अभी फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा चूज करें। अगर अपने पास एक प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करने के लिए अपन फॉरवर्ड चूज करें या बैकवर्ड चूज करें, ठीक है। ये सेपरेट क्वेश्चन आया था तो ये बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर गोल क्लियरली डिफाइन हो तो बैकवर्ड यूज करेंगे क्योंकि वो गोल ड्रिवन है, अपन ने देखा। नंबर ऑफ रूल्स, अगर बहुत सारे नंबर ऑफ रूल्स हो, लार्ज नंबर ऑफ रूल्स हो तो अपन फॉरवर्ड चेनिंग करेंगे। और बैकवर्ड कब काम आता है, तो जब फीवर रूल्स हो, ठीक है। नंबर ऑफ गोल्स, मेनी गोल्स पॉसिबल, डोंट नो व्हेन विच टू चेक, ठीक है। अगर बहुत सारे गोल्स आ सकते हैं तो अपने फॉरवर्ड चेनिंग को पता नहीं चलता कि कौन सा गोल चेक करना है, ठीक है। तभी अगर बैकवर्ड चेनिंग हो तो फिर फीवर वेल डिजाइन गोल्स होंगे तो फिर अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद देखो फैक्ट अवेबिलिटी, ऑल और मोस्ट फैक्ट्स आर नोन अप टू फ्रंट, सारे फैक्ट्स पता होते हैं फॉरवर्ड चेनिंग में। फैक्ट्स में नीड टू बी डिस्कवर्ड अलोंग द वे, यहाँ पे बैकवर्ड जाते हैं तो अलोंग द वे फैक्ट्स डिस्कवर होते हैं। कंट्रोल फ्लो नीडेड, लेस कंट्रोल फ्लो लगता है, यहाँ पे मोर कंट्रोल लगता है, ठीक है। उसके बाद कॉमन यूज केस क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम, आईओटी ऑटोमेशन, यहाँ पे अपना डायग्नोस्टिक क्वेश्चन आंसरिंग, ठीक है, प्रोलॉग। राइट एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ नॉलेज इंजीनियरिंग प्रोसेस, अब नॉलेज इंजीनियरिंग प्रोसेस की स्टेप्स पता करनी है। आइडेंटिफाई द टास्क, ठीक है, व्हाट इट मीन्स, पहले तो क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है टास्क को, ठीक है। डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम योर सिस्टम विल सॉल्व, प्रॉब्लम क्या है, करना क्या है वो देखना है पहले, ठीक है। अभी नॉलेज इंजीनियरिंग प्रोसेस अपन ने पहले भी पढ़ा है, तुम्हें पता अभी याद हो तो, ठीक है। आइडेंटिफाई द टास्क मतलब क्या करना है, कौन सा प्रॉब्लम है वो देखना है। विल डायग्नोस डिसीज, सजेस्ट प्रोडक्ट्स और कंट्रोल रोबोट, ठीक है। मतलब जैसे कि डॉक्टर डिसीज डायग्नोस करता है फिर वो तुमको दवाई देता है, वैसे आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम क्या है, फिर एक्वायर करो नॉलेज, गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्सपर्ट्स, बुक्स, डेटाबेसेस और ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अंडरस्टैंड द डोमेन डीपली, उसके डोमेन को अंडरस्टैंड करो कि प्रॉब्लम कहाँ से, किस डोमेन से, ठीक है।
उसके बाद आता है ऑर्गेनाइज द नॉलेज। ऑर्गेनाइज द नॉलेज मतलब एक स्ट्रक्चर में प्रॉपर रूल्स, फैक्ट्स और रिलेशनशिप्स के साथ रॉ इंफॉर्मेशन को डालो, रूल्स, फैक्ट्स और रिलेशनशिप्स में, और प्रॉपर एक क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन बनाओ, ठीक है। हाउ हाउ कैसे कि यूज लॉजिक्स, सिमेंटिक्स, ऑन्टोलॉजीज, फ्रेम्स, ये सब यूज करके उसे प्रॉपर फ्रेम में लाओ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इम्प्लीमेंट इनटू अ नॉलेज बेस। नॉलेज बेस अपन ने पढ़ा था, ठीक है, उसमें इम्प्लीमेंट करना है। पुट द ऑर्गेनाइज नॉलेज इनटू द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कैन यूज, लाइक प्रोपोजिशनल लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक, ठीक है, ऐसे। एंड और में अपन ने करा था ऊपर, ठीक है, प्रेडिकेट लॉजिक, सॉरी। तो नॉलेज बेस में डालना है, तो इस सारे इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना है ऐसे फॉर्म में जो कंप्यूटर इजीली एक्सेस कर पाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, चूज एन इन्फरेंस इंजन, ठीक है। डिसाइड हाउ द सिस्टम विल यूज द नॉलेज, फॉरवर्ड चेनिंग या बैकवर्ड चेनिंग, क्या करेगा। उसके बाद टेस्ट एंड रिफाइन द सिस्टम। टेस्ट करो, टेस्ट केसेस पे टेस्ट करो, अगर रिजल्ट रॉन्ग आ रहे तो वापस जाओ, उसको रिफाइन करो, ठीक है। इंश्योर करो सिस्टम एक्यूरेट और रिलायबल है, ठीक है। और अगर मेंटेनेंस वगैरह लगे तो मेंटेनेंस अपडेट करते रहना पड़ता है, जैसे जैसे नई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है वैसे अपडेट करते रहो नॉलेज बेस को, ठीक है। समरी, देखो समरी में पहले तो आइडेंटिफाई करना है टास्क को, कि क्या प्रॉब्लम अपन सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, नॉलेज एक्वायर करनी है, एक्सपर्ट सोर्सेस, टेबल्स, रिपोर्ट, सबसे ऑब्जर्वेशन, सबसे अपने को करना है नॉलेज को एक्वायर, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइज करना है नॉलेज को, ठीक है, स्ट्रक्चर में। उसके बाद क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। स्टोर नॉलेज यूजिंग लॉजिक और फ्रेम, ठीक है। उसके बाद चूज करो इन्फेरेंस इंजन, मतलब डिसाइड हाउ सिस्टम थिंक्स, कैसे फॉरवर्ड चेनिंग, बैकवर्ड चेनिंग क्या यूज करना है, ठीक है, बेसिकली। उसके बाद टेस्ट करो, रिफाइन करो, अगर टेस्ट में गलत आ रहा होगा तो रिफाइन करो और वापस टेस्ट करो, एक्यूरेसी चेक करो बराबर है क्या। उसके बाद मेंटेन एंड अपडेट, कीप इट फ्रेश विथ न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नई इन्फॉर्मेशन आई तो अपडेट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। ये 7 पॉइंट थे, समझ आ गए। ये एग्जाम को जाने के पहले भी एक बार पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ईजी और बहुत। उसके बाद देखो, एक्सप्लेन यूनिफिकेशन एल्गोरिदम विद एन एग्जांपल, ठीक है। अभी यूनिफिकेशन एल्गोरिदम होता क्या है पहले ये देखो। यूनिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें लॉजिकल एक्सप्रेशन को मैच करते हैं अपन, किसके साथ, दूसरे लॉजिकल एक्सप्रेशन के साथ, ताकि वो आइडेंटिकल हो जाए, ठीक है। वेरिएबल्स को कांस्टेंट्स या दूसरा वेरिएबल के साथ रिप्लेस किया जाता है, ठीक है, ताकि दोनों टर्म्स एक जैसी हो जाए, ठीक है। इसमें क्या करना है, लॉजिकल एक्सप्रेशंस को मैच करना है, ग्रीन पे ग्रीन नहीं यार, हाँ, लॉजिकल एक्सप्रेशंस को मैच करना है पहले तो, ठीक है। क्या करना है, वो मैच करने के बाद वो आइडेंटिकल बन जाएंगी, एक जैसी लगने लगेगी, ठीक है। फिर क्या करना है, जो वेरिएबल्स है या जो कांस्टेंट्स है, ठीक है, उसको एक दूसरे के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है, ताकि दोनों टर्म्स एक एक जैसे हो जाए। सिंपल एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास दो एक्सप्रेशन है, लाइक्स एक्स आइसक्रीम, लाइक्स जॉन आइसक्रीम, दो एक अपने पे एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल है और दूसरा आइसक्रीम है, दोनों एक्सप्रेशंस में कॉमन है, ठीक है। दोनों में एक्स और आइसक्रीम कॉमन है। अब एक्स जो जॉन से रिप्लेस करना है, ठीक है, एक्स को जॉन से रिप्लेस करना है, क्या होगा, एक्स इक्वल टू जॉन, या सब्सटीट्यूशन अप्लाई करने के बाद दोनों एक्सप्रेशन आइडेंटिकल हो जाएंगे, लाइक्स जॉन आइसक्रीम दोनों सेम हो गई, ठीक है। तो यूनिफिकेशन का गोल है वेरिएबल्स को मैच करना और उनको सब्सटीट्यूट करके टर्म्स को सेम करना, बेसिकली। कि अभी इधर क्या करता है यूनिफिकेशन, इन दोनों में से आइडेंटिफाई करता है सिमिलर कौन है, एक्स और जॉन, तो एक्स में जॉन को डालता है, ठीक है, और दोनों को सिमिलर बना देता है, आइडेंटिकल बना देता है। ये कब काम आता है, लॉजिकल प्रोग्रामिंग में, प्रोलॉग में, क्यूरीज को सॉल्व करते वक्त, ठीक है, इन सब चीज़ों के वक्त यूनिफिकेशन काम आता है, ठीक है। ऑटोमेटेड रीजनिंग और थ्योरम प्रूविंग में भी ये यूज होता है। की पॉइंट्स क्या है देखो यहाँ पे, सब्सटीट्यूशन, एक की जगह दूसरा फिक्स वैल्यू से रिप्लेस करना। पैटर्न मैचिंग, हम पैटर्न मैच करते हैं, ठीक है, हम पैटर्न्स को मैच करते हैं, जैसे कि एक क्वेरी को फैक्ट्स के साथ मैच करना, ठीक है। उसके बाद यूनिफिकेशन फेल्योर, यूनिफिकेशन फेल्योर मतलब अगर टर्म्स मैच नहीं हो पाते तो यूनिफिकेशन फेल हो जाता है, इजी, तीन ही है। सब्सटीट्यूशन मतलब एक्स की जगह जॉन को डालना, बराबर। पैटर्न मैचिंग मतलब पैटर्न मैच करना है दोनों के, और यूनिफिकेशन फेलियर मतलब अगर नहीं मैच हो रहा तो फेल हो जाएगा, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास दो टर्म्स है कि लाइक्स एक्स पिज्ज़ा, लाइक्स जॉन बर्गर, ठीक है,
ये यूनिफाई नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि पिज्जा और बर्गर इक्वल है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यूनिफिकेशन फेलियर। बेसिकली यूनिफिकेशन एक टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं अपन, लॉजिकल टर्म्स को मैच करते हैं ताकि उनमें से वेरिएबल्स को रिप्लेस करके दोनों को आइडेंटिकल बना दे, ठीक है। अभी देखो, ये ऐसा एग्जाम में तो नहीं लिखोगे, एग्जाम में क्या लिखोगे वो देखते हैं, ठीक है। ये देखो, यूनिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए सब्स्टिट्यूशन फॉर वेरिएबल्स इन लॉजिकल एक्सप्रेशंस, ठीक है, सच दैट द एक्सप्रेशन बिकम्स आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल हो जाए। इट इज क्रूशियल कंसेप्ट इन लॉजिकल प्रोग्रामिंग, ऑटोमेटेड थ्योरम एंड लैंग्वेजेस लाइक प्रोलॉग, ठीक है। ये क्रूशियल है लॉजिकल प्रोग्रामिंग और प्रोलॉग जैसे लैंग्वेजेस में। इट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपल स्टेप्स, लेट्स ब्रेक इट डाउन, ठीक है। आइडेंटिफाई करो टर्म को, कौन सी टर्म को यूनिफाई करना है। वी विल स्टार्ट विथ टू प्रेडिकेट्स, expressions that we want to make same by replacing their variables with the constants or variable, ठीक है। क्या करेंगे, पहले टू प्रेडिकेट्स देखेंगे जिनको अपने को सेम बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मैच करेंगे वेरिएबल्स को। इन टर्म्स वी हैव मैचिंग वेरिएबल्स, एग्जांपल बोथ हैव एक्स, अगर दोनों में एक्स होगा तो वी ट्राई टू फाइंड सब्सटीट्यूशन द वैल्यू ऑफ एक्स टू मेक द टर्म आइडेंटिकल, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए। अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो, जैसे अपन ने इधर देखा था यूनिफिकेशन फेलियर में, ठीक है। अब देखो, इफ टू टर्म्स आर इनकम्पैटिबल, एग्जांपल वन कांस्टेंट एंड द अदर इज वेरिएबल, यूनिफिकेशन फेल हो जाता है, यूनिफिकेशन फेल्स। इफ टू टर्म्स आर ऑलरेडी द सेम, नो सब्सटीट्यूशन नीडेड, ठीक है। अप्लाई करो सब्सटीट्यूशन को, वंस अ सब्सटीट्यूशन इज फाउंड, अप्लाई इट अक्रॉस द एंटायर एक्सप्रेशन टू मेक बोथ टर्म्स आइडेंटिकल, ठीक है। अब एल्गोरिदम देखो, स्टार्ट विथ टू टर्म्स टू यूनिफाई, चेक इफ द टर्म्स आर ऑलरेडी आइडेंटिकल, नहीं आइडेंटिकल होगी तो छोड़ दो। इफ दे आर सेम, नो यूनिफिकेशन इज नीडेड, ठीक है। चेक फॉर वेरिएबल टर्म्स, इफ वन ऑफ द टर्म इज वेरिएबल एंड द अदर इज कांस्टेंट टर्म, रिप्लेस द वेरिएबल विद द कांस्टेंट। मतलब क्या, यहाँ पे देखो, ये एक वेरिएबल है एक्स और ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट को, वेरिएबल को कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, एक्स की जगह जॉन लिख दो, इजी, ठीक है। ये देखो, इफ वन ऑफ द टर्म इज वेरिएबल एंड अदर इज कांस्टेंट, ठीक है, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है, रिप्लेस करो वेरिएबल विद द कांस्टेंट। चेक इफ बोथ टर्म्स आर प्रेडिकेट्स, इफ दे आर चेक आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ट्राई टू यूनिफाई फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विथ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सेकेंड लिखना चाहिए था वहाँ पे, नहीं बराबर है, यूनिफाई सेकेंड आर्ग्यूमेंट विथ सेकेंड आर्ग्यूमेंट एंड सो ऑन, ठीक है। देखो, इफ यू कांट यूनिफाई द एल्गोरिदम फेल्स। अब एग्जांपल ऑफ यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन का एग्जांपल हुआ आइसक्रीम वाला अपन ने जो देखा था वो, ठीक है। उसमें कंपेयर करो, ये देखो, तो प्रीडिकेट ए हैज एक्स वेरिएबल, एक्स एज अ वेरिएबल एंड द सेकेंड टर्म इज आइसक्रीम, ठीक है। इसमें क्या है, जॉन है एज अ कांस्टेंट एंड द सेकेंड टर्म इज आइसक्रीम, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन करेंगे, सब्सटीट्यूट एक्स इन लाइक्स आइसक्रीम कैन बी रिप्लेस विद जॉन फ्रॉम लाइक्स आइसक्रीम, ठीक है। एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे जॉन से, बराबर, ठीक है। यूनिफाइड टर्म क्या आएगी, सेम आएगा दोनों, खत्म, जॉन आ जाएगा एक्स की जगह। अभी कॉन्फ्लिक्ट का एग्जांपल देखो, ये देखो, इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट इसमें आइसक्रीम है और सेकंड इसमें केक है, ठीक है। कंपेयर करा प्रेडिकेट्स को, ठीक है। सेकेंड टर्म, बोथ प्रेडिकेट्स आर डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स, सो द टर्म्स आर नॉट यूनिफाइबल, रिजल्ट क्या आएगा, यूनिफिकेशन फेलियर, क्यों, क्योंकि आइसक्रीम और केक इक्वल नहीं है। की कंसेप्ट क्या है, सब्सटीट्यूशन अपन ने देखा ऊपर, ठीक है। वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स वो भी देखा, और यूनिफिकेशन फेलियर वो भी देखा, ठीक है। अभी एडवांटेजेस देखो यूनिफिकेशन के, पैटर्न मैचिंग और ऑटोमेटेड रीजनिंग दो, ठीक है। पैटर्न मैचिंग मतलब बहुत ही यूजफुल है प्रोग्राम लैंग्वेज प्रोलॉग में, जहाँ पे हमको लॉजिकल टर्म्स को मैच करना होता है, ठीक है। और ऑटोमेटेड रीजनिंग मतलब ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूविंग में भी ये यूज होता है, जहाँ पे सिस्टम को प्रूफ और रीजन करना होता है, ठीक है। ये एडवांटेजेस थे। अभी देखो उसकी समरी कैसे, क्या क्या कर रहे, क्या क्या किया अपन ने, ठीक है। यूनिफिकेशन में दो टर्म्स से स्टार्ट की, आइडेंटिकल टर्म्स को ढूंढा, चेक किया वेरिएबल्स को, कंपेयर किया आर्ग्यूमेंट्स और प्रेडिकेट्स को, और अप्लाई किया सब्सटीट्यूशन, और हैंडल किया कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, अपने कॉन्स्टेंट्स डिफरेंट आ रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन फेलियर हो गया। अब देखो यूनिफिकेशन एल्गोरिदम FOL के साथ,
FOL क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक अपन ने पिछले यूनिट में देखा है, जिन्होंने नहीं देखा पिछला यूनिट पहले देख के आओ, ठीक है। टू डिटरमाइन वेदर टू प्रेडिकेट एक्सप्रेशंस कैन बी मेड आइडेंटिकल बाय सब्स्टिट्यूटिंग वेरिएबल्स विथ कॉन्स्टेंट्स फंक्शंस और वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट सेम है ऊपर की, बस क्या किया है, यूनिफिकेशन एल्गोरिदम इज यूज्ड इन FOL, इतना लिखा है एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में पूछा यूनिफिकेशन एल्गोरिदम इन FOL, ठीक है। अब कंटेंट आगे बदलेगा कि कंसेप्ट क्या है, ऑटोमेटेड रीजनिंग, लॉजिकल प्रोग्रामिंग, प्रोलॉग में और इंटरफेस सिस्टम्स, हाउ एल्गोरिदम वर्क्स। स्टार्ट विद टू एक्सप्रेशन यू वांट टू यूनिफाई, इफ बोथ expressions are identical then unify. if one variable if one is variable replace the other term, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के तो। इफ बोथ आर फंक्शन चेक इफ द फंक्शन नेम्स आर आर्टिस, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मैच, ठीक है। उसके बाद रिकर्सिवली यूनिफाई द आर्ग्यूमेंट्स, इफ कॉन्फ्लिक्ट्स occurs like trying to unify different constant then unification fails। अभी उसका एग्जांपल ये देखो, इस पी एक्स जी एक्स इक्वल टू एफ प्राइम एफ और प्राइम अंडर यूनिफिकेशन, लेट्स अप्लाई यूनिफिकेशन एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या किया, चेक करे फंक्शन नेम पी और एफ लेफ्ट साइड वाले LHS और RHS के, ठीक है। मिसमैच इन फंक्शन नेम्स, पी और एफ के फंक्शन नेम अलग है, तो क्या हुआ, कैन नॉट बी यूनिफाइड, फंक्शन सिंबल्स आर आउटर मोस्ट, ठीक है। सिंस द फंक्शन सिंबल्स आर आउटर मोस्ट लेवल डोंट मैच, यूनिफिकेशन फेल्स इमीडिएटली। फाइनल आंसर क्या लिखोगे, नो, ये और ये अंडर यूनिफिकेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि द फंक्शन सिंबल्स आर डिफरेंट। इजी। देखो इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, इंपॉर्टेंट क्या था, कहाँ पे देख रहे हैं अपन, नॉर्मल यूनिफिकेशन नहीं देख रहे अपन, क्या देख रहे हैं, यूनिफिकेशन विथ FOL फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। तो इसमें क्या करते हैं अपन, अभी देखो इसमें पहले देखते हैं फंक्शन नेम, फंक्शन नेम अगर मैच नहीं हुआ तो यूनिफिकेशन फेल हो जाएगा। इफ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स आर ओनली यूनिफाइड इफ फंक्शन नेम मैचेस, ठीक है। फंक्शन नेम मैच हुआ तो ही यूनिफिकेशन होगा। यूनिफिकेशन इज सिंटैक्स बेस्ड नॉट मीनिंग बेस्ड, सिंटैक्स बेस्ड होता है, मीनिंग बेस्ड नहीं होता इधर। इट इज यूजफुल इन रिजोल्यूशन, फॉरवर्ड बैकवर्ड चेनिंग एंड क्वेरी आंसरिंग, ठीक है। समझ गया, यूनिफिकेशन भी हो गया, ठीक है, यूनिफिकेशन भी हो गया और यूनिफिकेशन इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक भी हो गया, सब इजी। अभी देखो, एक्सप्लेन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर्स एंड कंपेयर देम। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उनको अपने को एक्सप्लेन करना है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज अ मेथड यूज्ड इन AI टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन इन अ फॉर्मेट दैट मशीन्स या फिर AI कैन अंडरस्टैंड, स्टोर एंड रीजन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, अपना जो रियल वर्ल्ड का डेटा होता है या रॉ डेटा भी कह सकते हो, उसको ऐसे ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है जो मशीन या AI सिस्टम अच्छे से एक्सेस कर पाए, समझ पाए, उस पर काम कर पाए, ठीक है। टाइप्स ऑफ नोन रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर्स कौन से टाइप है, प्रोपोजिशनल लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक, उसके बाद सिमेंटिक नेटवर्क्स, उसके बाद फ्रेम्स और उसके बाद प्रोडक्शन रूल्स, ठीक है। प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है, यूज सिंपल स्टेटमेंट्स या प्रोपोजिशंस कनेक्टेड विद लॉजिक ऑपरेटर्स, ठीक है। उसके बाद FOL क्या होता है, एक्सटेंड्स करता है प्रोपोजिशंस को, प्रोपोजिशनल लॉजिक को विथ ऑब्जेक्ट्स, प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स, ये दोनों अपन ने देखे, ठीक है। सिमेंटिक नेटवर्क्स क्या होता है, ग्राफ बेस्ड स्ट्रक्चर होता है यूजिंग नोड्स एंड एजेस, ज्यादा डीप में मत जाओ इसके। फ्रेम्स क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर फॉर रिप्रेजेंटिंग स्टीरियोटाइप्ड सिचुएशंस यूजिंग स्लॉट्स एंड वैल्यूज। फ्रेम में क्या होता है, स्टीरियोटाइप की सिचुएशन होती है ना, वो डिफाइन करते हैं कैसे, स्लॉट और वैल्यू से। स्कीमेटिक नेटवर्क में क्या होता है, ग्राफ बेस्ड होते हैं, नोड्स और एजेस, ठीक है। प्रोडक्शन रूल्स, इफ देन के रूल्स यूज होते हैं, ठीक है, रूल्स है इफ देन वाले, दैट ट्रिगर एक्शंस व्हेन कंडीशंस आर मेट, ठीक है। इफ दिस कंडीशन इज मेट देन दिस एक्शन विल ट्रिगर या फिर दिस एक्शन विल हैपन, वैसा वाला सीन होता है। कंपैरिजन टेबल देखो, अभी ये KR स्ट्रक्चर से अपने वही अपन ने जो चार पांच देखे वो, ये देखो प्रोपोजिशनल लॉजिक अपन ने देखा था, P&Q, सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। वीकनेस क्या, लिमिटेड एक्सप्रेसिवनेस, कांट हैंडल ऑल रिलेशनशिप्स, तो ये लिमिटेड होता है, इसीलिए तो प्रेडिकेट लॉजिक पे आते हैं, ठीक है। लव्स जॉन मैरी,
ठीक है। इसमें पहले क्या करते हैं, एक्शन, फिर किस पे हो रही है एक्शन, मैरी पे हो रही है तो मैरी, और कौन कर रहा है, जॉन, तो जॉन। ठीक है, याद होगा, अगर पिछला यूनिट देखा होगा तो तुम्हें पता होगा। ठीक है, मोर एक्सप्रेसिव, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, क्यों, इसी का तो प्रॉब्लम सॉल्व करती है। प्रोपोजिशनल में एक्सप्रेसिवनेस कम है, इसीलिए तो प्रेडिकेट लॉजिक है। ठीक है, हैंडल्स ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स। मोर कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स और रीजनिंग होती है इसमें। ठीक है, स्कीमेटिक नेटवर्क्स होते हैं, कंसेप्ट नोट्स प्लस रिलेशनशिप लिंक्स होती है। ठीक है, ये विजुअली और इसमें अच्छा होता है, क्यों, क्योंकि अपन ने इधर ही देखा ग्राफ बेस्ड है वो। उसके बाद फ्रेम्स, ऑब्जेक्ट्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होता है और सुटेबल फॉर रियल वर्ल्ड एंटिटीज। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टीरियोटाइप सिचुएशन को भी वो डिपिक करता है, तो रियल वर्ल्ड के लिए अच्छा है। प्रोडक्शन रूल्स इफ देन कंडीशन होती है, रूल बेस्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इजी टू अपडेट होता है। अभी एग्जांपल देखो, प्रीपोजिशनल का क्या, पी क्यू। ठीक है, एफओएल का क्या, रेन एक्स वेट एक्स। ठीक है, मतलब इफ इट्स रेनिंग देन इट्स वेट। ठीक है, वैसे वाला सीन है। उसके बाद स्कीमेंटिक का क्या, कैट इज अ एनिमल। ठीक है, ये लर्न कर लो। उसके बाद कार, 4 व्हील्स है और पेट्रोल लगता है, फ्यूल। ठीक है, उसके बाद रूल क्या है, इफ फीवर देन कफ। इफ फीवर एंड कफ, मतलब फीवर एंड कफ होगा तो देन इट्स अ फ्लू। ठीक है, अभी देखते हैं आगे, व्हाट इज ऑन्टोलॉजिकल इंजीनियरिंग। इन डिटेल में अपन एक्सप्लेन करेंगे, उसकी कैटेगरीज, ऑब्जेक्ट एंड मॉडल देखेंगे अभी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑन्टोलॉजिकल इंजीनियरिंग, पहले अपन हिंदी में समझते हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्या है वो समझते हैं, फिर देखेंगे इंग्लिश में, जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, सोच के देखो, जब एक हम ह्यूमन होगा एक, ठीक है, एक ह्यूमन किसी टॉपिक के बारे में सोचता है, अपन एक किसी भी टॉपिक के बारे में सोच रहे होगे। ठीक है, तो उसके दिमाग में कंसेप्ट आती है, रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स मतलब वो वाली नहीं। ठीक है, सब्जेक्ट के मैटर, रिलेशनशिप्स और रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर एक इंसान होता है जो हॉस्पिटल में काम करता है और पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है। अब अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर एआई सिस्टम भी ऐसे ही समझे, ठीक है, कि आप अपने को क्या चाहिए कि अपना जो एआई सिस्टम है वो भी हमारी तरह ऐसे सोचे, ठीक है, डॉक्टर के बारे में, तो हमें उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सब कुछ डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, और इसी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डिफाइन करने को कहते हैं ऑन्टोलॉजिकल इंजीनियरिंग। समझे, रियल लाइफ एनालॉजी देखो, जैसे डॉक्टर में हर वर्ड का मीनिंग और यूजेज होता है। ठीक है, डिक्शनरी, सॉरी डॉक्टर बोल रहा हूँ यार, डिक्शनरी में हर एक मीनिंग और उसके वर्ड का मीनिंग होता है। ठीक है, ऑन्टोलॉजी एक नॉलेज डिक्शनरी है, नॉलेज डिक्शनरी जैसा होता है। ठीक है, जिसमें चीज़ क्या है, ठीक है, कि डॉक्टर है, पेशेंट है, उनके बीच रिलेशन क्या होता है, कि डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट को ठीक करता है, और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि डॉक्टर की एक डिग्री होती है, ठीक है, पेशेंट का एक बीमारी होती है, इसीलिए पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, वैसे। समझे, सो ऑन्टोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, अपन जैसे सोचते हैं ना किसी टॉपिक के बारे में, वैसे अपन चाहते हैं कि अपना एआई भी सोचे, तो उसके लिए अपने को एआई को डेटा देना पड़ता है जो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हो। ठीक है, सब कुछ डिफाइन करके अच्छे से, ताकि वो बेचारा सोच पाए। समझे, पर अब ऐसा तुम पेपर में मत लिखना, देखते पेपर में कैसे लिखना है। ठीक है, ऑन्टोलॉजिकल इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड क्रिएटिंग ऑन्टोलॉजीज, ऑन्टोलॉजी क्रिएट करना और डिजाइन करना। स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क डिफाइन होते हैं, कंसेप्ट्स एंड रिलेशनशिप्स एंड रूल्स इन अ पर्टिकुलर डोमेन ऑफ नॉलेज। देखा अपन ने, अपने को स्ट्रक्चर में डेटा को देना होता है। ठीक है, इट हेल्प्स एआई सिस्टम टू अंडरस्टैंड एंड रीजन, सोचने में हेल्प करता है अबाउट द वर्ल्ड बाय प्रोवाइडिंग अ शेयर्ड वोकेबलरी एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ फॉर डेटा। ठीक है, इजी। अब अगर ये डेफिनेशन बहुत हार्ड लग रही हो तो इसको भी तुम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, पर इंग्लिश में ढंग से लिखना। ठीक है, व्हाट इज ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी क्या है, फॉर्मल एक्सप्लिसिट स्पेसिफिकेशन ऑफ शेयर्ड एंड कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ अ डोमेन। ठीक है, ऑन्टोलॉजी में क्या क्या होता है, देखो, कंसेप्ट्स होती है, रिलेशनशिप्स होती है, एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज होती है, और कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ठीक है, कंसेप्ट्स क्या होती है, एक पर्सन, व्हीकल, डिसीज, कुछ भी, क्लासेस। रिलेशनशिप क्या होती है, हैज अ, इज अ, पार्ट ऑफ। ठीक है, एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, नेम, एज, स्पीड। उसके बाद कंस्ट्रेंट्स क्या आती है, एवरी कार हैज 4 व्हील्स। ठीक है, अभी ध्यान से देखते हैं, कैटेगरीज होती है ऑन्टोलॉजिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, सो क्या क्या कैटेगरीज होती है, डोमेन ऑन्टोलॉजी, डोमेन ऑन्टोलॉजी में क्या होती है,
कंसेप्ट रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक डोमेन, जैसे कि मेडिकल, लीगल, एजुकेशन, ठीक है, डोमेन के रिलेटेड ऑन्टोलॉजी। सो एक डोमेन के रिलेटेड सारी कंसेप्ट। अपर ऑन्टोलॉजी मतलब क्या होती है? जनरल कंसेप्ट इंडिपेंडेंट ऑफ डोमेन, जैसे कि टाइम, स्पेस, ऑब्जेक्ट, ठीक है, जनरल कंसेप्ट होती है अपर ऑन्टोलॉजी में। टास्क ऑन्टोलॉजी में क्या होता है? कंसेप्ट रिलेटेड टू टास्क और प्रोसेसेस, ठीक है, डायग्नोसिंग, बुकिंग, लर्निंग, ठीक है, एक पर्टिकुलर टास्क के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगी वो टास्क ऑन्टोलॉजी। एप्लीकेशन ऑन्टोलॉजी में क्या होता है? ऑन्टोलॉजी इज बिल्ड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस यूजिंग पार्ट ऑफ अदर ऑन्टोलॉजी, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए कुछ बने हो तो वो एप्लीकेशन ऑन्टोलॉजी में आता है, ठीक है, इजी। कंपोनेंट्स क्या क्या थे? देखो, क्लास कंपोनेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑन्टोलॉजी, ये भी पूछा था क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट क्या क्या होती है। सो क्या क्या होते हैं? क्लास होता है, इंस्टेंस होता है, प्रॉपर्टीज होती है, रिलेशन होते हैं, फंक्शंस होते हैं और एक्सिम्स होते हैं, ठीक है। क्लास मतलब क्या? एब्स्ट्रैक्ट ग्रुप ऑफ थिंग्स इन दो डोमेन, जैसे कि पर्सन, बुक, कार। इंस्टेंस क्या? स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू अ क्लास, ठीक है, जॉन, ठीक है, एक पर्सन है। प्रॉपर्टीज क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लास, ठीक है, कि एक कार होगी तो उसके एट्रीब्यूट्स, ठीक है, कि कार का कलर क्या होगा। एक पर्सन होगा तो उसका एट्रीब्यूट कि क्या एज होगी, हैज एज, ठीक है, ये होगी प्रॉपर्टीज। उसके बाद क्या होता है? रिलेशंस, लिंक्स बिटवीन टू क्लासेस और इंस्टेंसेस, ठीक है। फ्रेंड ऑफ जॉन एंड मैरी, एक पर्सन है जो फ्रेंड है जॉन और मैरी का, समझे, दो क्लास के बीच का रिलेशनशिप्स। उसके बाद फंक्शंस, स्पेशल रिलेशन विथ वन आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट, फॉर अ गिवन इनपुट मतलब एक इनपुट दिया है पर्सन, उसका स्पेशल रिलेशनशिप कि मदर है वो पर्सन एक्स की, ठीक है, वैसा। फिर एक्सियम्स में क्या होता है? रूल्स एंड कंस्टेंट्स इन लॉजिक फॉर्म, ठीक है, कि ऑल पर्सन मॉर्टल है, मतलब पर्सन दिया है और उसके वजह से सारे पर्सन मॉर्टल होंगे, ठीक है। उसके बाद ऑन्टोलॉजी मॉडलिंग, ऑन्टोलॉजी मॉडलिंग क्या है? एक प्रोसेस है डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, ठीक है। इसमें फ्रेम बेस्ड मॉडल होता है, सिमेंटिक नेटवर्क होता है, डिस्क्रिप्शन मॉडल होता है और आरडीएफ ओडब्ल्यूएल मॉडल्स भी होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑन्टोलॉजी इन इंजीनियरिंग, क्या क्या इंपॉर्टेंस है? क्लियर स्ट्रक्चर होता है, स्कीमेटिक इंटरपोलेबिलिटी होती है, ठीक है, सिस्टम्स के बीच में। उसके बाद क्या करता है? इंटरफेस और रीजनिंग दोनों को सपोर्ट करता है, यूजफुल है फॉर एआई, एनएलपी, एक्सपर्ट सिस्टम्स एंड सिमेंटिक वेब, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। समरी है कि ऑन्टोलॉजिकल इंजीनियरिंग क्या होता है? क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क्स ऑफ नॉलेज। की कंपोनेंट्स क्या होती है? क्लास, इंस्टेंस, प्रॉपर्टीज, रिलेशंस और एक्सिम्स। टाइप्स क्या होते हैं? डोमेन मतलब किसी डोमेन के लिए हो, अपर मतलब जनरल वाले, टाइम, स्पेस, टास्क मतलब स्पेसिफिक टास्क के लिए, एप्लीकेशन मतलब स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद मॉडल, फ्रेम बेस्ड, सिमेंटिक नेट, डिस्क्रिप्शन लॉजिक और ओडब्ल्यूएल, समझ गए। ये सारे ऑन्टोलॉजी का कुछ डेफिनेशन था। अभी देखो, व्हाट डू यू मीन बाय ऑन्टोलॉजी इन सिचुएशन कैलकुलस, सिचुएशन कैलकुलस में ऑन्टोलॉजी कैसे काम आती है? इन एआई एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, सिचुएशन कैलकुलस इज अ फॉर्मलिज्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट एंड रीजन डायनेमिक सिस्टम्स दैट चेंज ओवर टाइम, मतलब जो सिस्टम है ना टाइम के साथ चेंज होती है, ठीक है, उनको डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं सिचुएशन कैलकुलस। इट्स स्पेशली यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्शंस एंड इवेंट्स इन एआई प्लानिंग एंड रोबोटिक्स, ठीक है। सिचुएशन कैलकुलस क्या होता है? वो ऐसे सिस्टम को डिफाइन करता है जो टाइम के साथ बदलती है। कोर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होंगे? सिचुएशन, अ सिचुएशन रिप्रेजेंट्स अ स्नैपशॉट ऑफ अ वर्ल्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। After robot moves from point A to point B, new situation describes the robot's new position. Situation is denoted by S or S dash. Action, action is something that changes a situation. ठीक है, robot picking up object or moving a new location is an action. Action is denoted by A. Predictions, these are conditions that must be true for an action to take place. ठीक है, conditions must be true to for actions to take place. Robot can pick up the object if it is within reach, मतलब रोबोट के रीच में हो तभी वो ऑब्जेक्ट को पिक कर सकता है, ये प्रिडिक्शन, ठीक है। प्रिडिक्शन में क्या क्या होता है? सारी कंडीशन जो ट्रू होनी चाहिए तभी वो एक्शन परफॉर्म होगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं इफेक्ट्स, दिस डिफाइन हाउ एक्शन चेंजेस इन अ सिचुएशन, ठीक है, कैसे चेंज करते हैं सिचुएशन को।
Example, a robot picks up object, new situation will reflect that the object is no longer on the ground but now in robot's hand. ठीक है, तो इसने चेंज कर दिया सिचुएशन को. पहले क्या सिचुएशन थी कि ऑब्जेक्ट इज ऑन द ग्राउंड, उसको चेंज कर दिया ना कि नाउ ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर ऑन द ग्राउंड बट इट इज इन रोबोट्स हैंड. उसके बाद फ्लुएंट, प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट ऑफ सिचुएशन दैट कैन चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शंस. एग्जांपल, पोजीशन ऑफ रोबोट और अ बॉक्स, वेदर अ बॉक्स इज ओपन और क्लोज इज अ फ्लुएंट. ठीक है, अब ये समझ तो आ रहा है तुम्हें, पर ये एग्जाम में याद नहीं आएगा. ठीक है, सो याद रखना, ऑन्टोलॉजी विद ऑन्टोलॉजी ऑफ सिचुएशन कैलकुलस पूछा तो ये 5 पॉइंट याद करो, लर्न कर लो, बस टॉपिक्स लर्न कर लो, एक्सप्लेनेशन तो मैंने समझा दिया है तुम्हें. ठीक है, ये देखो कैसे काम करता है. थिंग्स इन वर्ल्ड को ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. एक्शंस, व्हाट एक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड, लाइक मूव, पिकअप. ठीक है, सिचुएशन मतलब पॉसिबल वर्ल्ड्स और स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड्स एट एनी गिवन टाइम. ठीक है, उसके बाद फ्लुएंट्स मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ वर्ल्ड दैट कैन चेंज ओवर टाइम. ठीक है, उसका एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल पढ़ लेना एक बार. इंपॉर्टेंस क्या है ऑन्टोलॉजी इन सिचुएशन कैलकुलस का. ठीक है, इट रीजनिंग अबाउट एक्शंस एंड देयर इफेक्ट्स और हैंडलिंग डायनेमिक इवेंट्स, इनमें वो यूजफुल होता है. ठीक है, उसके बाद आते हैं FOL पे. मतलब क्या होता है, FOL मतलब फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक होता है. ठीक है, अपने को क्या क्या करना है, क्वांटिफायर्स को, ठीक है, एक्सप्लेन करना है. FOL इन्फरेंस फॉर दिस फोर. ठीक है, सो यहाँ पे पहले हिंदी में समझ लेते हैं कंसेप्ट क्या है, फिर बाद में देखेंगे. यूनिवर्सल जनरलाइजेशन. ठीक है, क्या होता है इसमें, आप प्रूफ करते हो. ठीक है, अगर आप प्रूफ करते हो कि कोई प्रॉपर्टी है एक ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ट्रू है, तो आप उस प्रॉपर्टी को सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए जनरलाइज कर सकते हो. ठीक है, कि अगर आप प्रूफ करते हो कि जॉन हर किसी इंसान जैसा है, तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि सभी इंसान जॉन जैसे. ठीक है, सो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए अगर अपन ने कोई प्रॉपर्टी को प्रूफ किया तो अपन बता सकते हैं कि बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए भी ये प्रॉपर्टी जनरलाइज हो सकती है. ठीक है, कंटिन्यूएशन, इसमें क्या होता है कि अगर कुछ सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए ट्रू है, अगर कोई कुछ चीज़ें सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए ट्रू है, तो आप किसी भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए उस प्रॉपर्टी को ट्रू मान सकते हो. ठीक है, कि सारी इसमें कैसा होता था कि एक प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू है, तो अपन मान लेते थे कि बाकी सब के लिए भी ट्रू होती होगी. और यूनिवर्सल इंस्टेंटिनाइजेशन में क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कोई वैल्यू ट्रू है ना, तो अपन मान लेते हैं कि उस एक ऑब्जेक्ट के लिए भी वो ट्रू होती होगी. ठीक है, कि सभी डॉग्स मैमल्स है ना. ठीक है, तो आप जानते हो रेक्स एक डॉग है, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि रेक्स एक मैमल है. ठीक है, कि अगर मैंने बता दिया सारे डॉग्स मैमल होते हैं, तो तुम अपने गली के साइड वाले कुत्ते को जाके भी देखोगे और उसको भी बता सकते हो कि ये वाला तो कुत्ता है ना, तो तू भी मैमल है. ठीक है, समझे. देखो, अगर ऑल PX, ठीक है तो आप PA किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए भी कंक्लूड कर सकते हो. फिर एक्सटेंशियल इंस्टेंटाइनेशन. ठीक है, तो क्या होता है इसमें, अगर कुछ एग्जिस्ट करता है तो उस चीज़ के लिए एक ऑब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए. ठीक है, अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए. इजी. अगर आप कहते हो कोई ना कोई अनाउंसमेंट है, तो आप किसी ऑब्जेक्ट को इंस्टेंटेट कर सकते हो. ठीक है, इनिशिएट कर सकते हो. जॉन एक एस्ट्रोनॉट है, समझो अपन ने ये लिया. ठीक है, तो ये एस्ट्रोनॉट जॉन है. ठीक है, ये देखो रूल, कुछ चीज़ों के लिए P(x) है तो किसी ऑब्जेक्ट के लिए P(a) एज्यूम कर सकते हो. उसके बाद एग्जिस्टेंशियल इंट्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, अगर आप किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए कुछ प्रूफ करते हो तो आप जनरलाइज कर सकते हो कि कुछ एग्जिस्ट करता है. ठीक है, किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए प्रूफ किया तो अपन जनरलाइज कर सकते हैं कि कुछ एग्जिस्ट करता है. ठीक है, एग्जाम्पल, अगर आप जानते हो कि रेक्स एक डॉग है, तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि कोई डॉग है. ठीक है,
अगर पी ऑफ ए किसी ऑब्जेक्ट के लिए है तो ई पी ऑफ एक्स कह सकते हो, ठीक है। सो अभी ये एग्जाम में ऐसे डॉक 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 तो नहीं करोगे, देखते क्या कैसे लिखना है। सो एफ एल क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक प्रिडिकेट्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस स्टेटमेंट्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन द डोमेन ऑफ डिस्कोर्स। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स, यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ये अपन ने देखा, यूनिवर्सल मतलब फॉर ऑल, एग्जिस्टेंशियल मतलब देयर एग्जिस्ट या फिर कुछ सम, और यूनिवर्सल में एवरी, ठीक है। ये सारी चीजें अपने को एक्सप्लेन करनी है। पहले ए जनरलाइजेशन, ठीक है, यूनिवर्सल जनरलाइजेशन, ठीक है, अलाउज टू इन्फर दैट अ प्रॉपर्टी और रिलेशनशिप होल्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स इन डोमेन बेस्ड ऑन रिजल्ट्स ऑफ एन आर्बिट्री ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस रूल स्टेट्स दैट इफ वी कैन प्रूव समथिंग फॉर एन आर्बिट्री ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट के लिए कुछ प्रूव कर सकते हैं तो अपन वो जनरलाइज कर सकते हैं बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए। इसका एग्जांपल एक बार ढंग से पढ़ लेना। यूनिवर्सल इंस्टेंटाइजेशन, इसमें क्या होता है, अलाउज अस टू टेक यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट एंड अप्लाई इट टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि अगर कोई चीज ऑल ऑब्जेक्ट्स के लिए ट्रू है तो अपन कंक्लूड कर सकते हैं वो उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए भी ट्रू होगी। एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंटाइजेशन, इसमें क्या होता है, अलाउज अस टू इन्फर दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट दैट सेटिस्फाइज अ सर्टेन प्रॉपर्टी गिवन दैट देयर एग्जिस्ट एन ऑब्जेक्ट इन द डोमेन दैट सेटिस्फाइज इट, ठीक है। तो देखो इसेंशियली लेट्स रिप्लेस द एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर विद सम ऑब्जेक्ट और कांस्टेंट फ्रॉम डोमेन इवन दो द ऑब्जेक्ट इजंट एक्सप्लिसिटली नेम, ठीक है। अभी इसमें कैसे है, देखो, देयर एग्जिस्ट सम एक्स सच दैट एक्स इज ह्यूमन, ठीक है। बाय एक्सिस्टेंशियल इंस्टॉलेशन वी कैन रेफर ए ह्यूमन इज अ ह्यूमन, ठीक है। ए इज एन आर्बिट्री ऑब्जेक्ट दैट वी नो इज ह्यूमन, ठीक है। अपने को पता है कि ए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो अपने को पता है ह्यूमन है, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली विच वन, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल इंट्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, अलाउज अस टू इन्फर द एग्जिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट with a certain property based on existing statements. This rule let us introduce existential quantifier if we can slow something satisfy a property. शो कर सकते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो उसके लिए एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, एग्जिस्टेंस में होगा। इसका एग्जांपल एक बार पढ़ लो, ठीक है। अगर ये समझ तो गया होगा, नीचे का एक हाथ दूसरा तुमको अगर हार्ड लग रहा होगा समझने में तो कोई बात नहीं, रट्टा मार लो, ठीक है। What are reasoning patterns in professional logic? Propositional logic. Explain them in detail. Propositional logic क्या होता है? Reasoning patterns are the most methods or strategies used to derive conclusions from a set of given premises. These reasoning patterns are essential in determining the truth or falsehood of a logical statement. Here are the main reasoning patterns in propositional logic. So basically अपने को क्या करना है, ये प्रोपोजिशनल लॉजिक के ना ये देखना है अपने को रीजनिंग पैटर्न से, ठीक है। सो ये एक बार तुम ढंग से पढ़ लो, मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। मॉड्यूस प्रॉन्स पोनेंस, उसके बाद मॉड्यूस टॉलनेस, उसके बाद डिसजंक्टिव सिलोगिज्म, उसके बाद हाइपोथेटिकल साइलोजिम्स, उसके बाद कंस्ट्रक्टिव डिलेमा, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, कंजंक्शन, एडिशन, ठीक है। अभी देखो इजी वाले पहले लर्न कर लो, ठीक है। एडिशन में क्या होता है, एडिंग एन ऑप्शन टू अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, कि इट इज रेनिंग देयरफॉर इट इज आइदर रेनिंग और स्नोइंग, ठीक है। इसको ऐड किया अपन ने, रेनिंग को ऐड कर दिया रेनिंग और स्नोइंग में। उसके बाद कंजंक्शन, मतलब दो अलग अलग इनको ऐड कर दो, कंबाइनिंग टू ट्रूथ्स इनटू अ कंजंक्शन, ठीक है। मतलब इट इज रेनिंग, इट इज विंडी, देयरफॉर इट इज बोथ रेनिंग एंड विंडी, कि दो दो ट्रूथ है। एक तो एक ट्रूथ क्या है कि इट इज रेनिंग, दूसरा ट्रूथ क्या है कि इट इज विंडी। तो उन दोनों ट्रूथ्स को अपन ने कंबाइन कर दिया, देयरफॉर इट इज बोथ रेनिंग एंड विंडी, समझे। उसके बाद देखो सिंप्लीफिकेशन। अभी सिंप्लीफिकेशन में क्या है, एक्सट्रैक्टिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम अ कंजंक्शन, कि ये है
इसमें से कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर दो, कंजंक्शन का उल्टा। इफ बोथ रेनिंग एंड विंडी, देयरफॉर एक एक निकालो, इट इज रेनिंग एंड इट इज विंडी। ठीक है, अभी कंस्ट्रक्टिव डिलेमा कैसे होता है देखो, पी क्यू, फिर आर एस, फिर पी और आर, और उसको ज्वाइन किया क्यू और एस से। ठीक है, देखो, इफ आई स्टडी आई विल पास, इफ आई अटेंड क्लास आई विल लर्न। ठीक है, आई विल आइदर स्टडी और अटेंड क्लास, देयरफॉर आई विल आइदर पास और लर्न। ठीक है, कंबाइन ही किया है, जैसे कंजंक्शन में किया है वैसे ही किया है, पर दो सेट को लिया है। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे, कंबाइनिंग इम्प्लीकेशंस एंड डिसजंक्शन टू फॉर्म न्यू डिसजंक्शन। ठीक है, तो एक बार ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद ये चारों भी एक बार पढ़ लो। ठीक है, ये चार तो तुम लिखोगे ही लिखोगे एग्जाम में, पर और एक या दो लर्न कर लो। ठीक है, ताकि फुल मार्क्स मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे पोर्शन खत्म हो रहा है एक्चुअली, पर दो तीन चीजें बच रही है जिसका शॉर्ट नोट पूछा था। ठीक है, सो रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, रेजोल्यूशन एक मेथड है जो प्रोपोजिशनल लॉजिक और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में यूज होती है। ठीक है, प्रोपोजिशनल और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में यूज होने वाली मेथड है जिसको कहते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, इसका मेन गोल क्या होता है कि हम कॉन्ट्राडिक्शन को फाइंड कर सकते हैं और प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, कि कॉन्ट्राडिक्शन फाइंड करना है और प्रूफ करना है, इसमें दो लॉजिकल एक्सप्रेशन को कंबाइन करके एक नया एक्सप्रेशन बनाया जाता है जो किसी कंक्लूजन को प्रूफ करने में मदद करता है। ठीक है, तो अपन दो एक्सप्रेशन को कंबाइन करते हैं और नया एक्सप्रेशन बनाते हैं जिससे अपन कोई कंक्लूजन को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, अगर हमने दो फैक्ट्स दिए पी और क्यू, पी या क्यू, सो नॉट पी और क्यू, पी नहीं है या आर। ठीक है, अभी इसको कैसे किया है पता है, एक तो पी और क्यू होगा, मतलब एक होगा कोई, एक तो पी होगा या फिर क्यू होगा, उसी को लिखा है, पी नहीं है या आर है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन की हेल्प से हम पी क्यू और आर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पी और क्यू दिया था, यहाँ पे अपन ने क्यू और आर निकाल दिया, इजी। उसके बाद देखो, इंग्लिश में इसका डेफिनेशन दिया है, ये तुम्हें एग्जाम में लिखना है, रीजनिंग विद डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, रीजनिंग विद डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि ऐसे एजम्पशन लेना जो जनरली सच होंगे। ठीक है, रीजनिंग करनी है डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, मतलब ऐसे एजम्पशंस लेने, पर ऐसे लेने जो जनरली सच होंगे, लेकिन 100% श्योरिटी के साथ नहीं पता, कि 90% पता है यार, पर 100% नहीं बता सकता। ठीक है, वैसा वाला सीन है, यानी कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो तो हम एक डिफॉल्ट अजम्पशन लेते हैं और उसके बेस पे रीजनिंग करते हैं। ठीक है, अगर हमें पता है कि लोग जनरली दिन में सोते हैं, ठीक है, तो अगर हमें किसी का स्पेसिफिक स्लीप टाइम ना पता हो तो हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि लोग जनरली दिन में सोते हैं। ठीक है, नहीं सोते, रात को ही सोते हैं, पर अपने पास डेटा भी नहीं है पूरा, कोई कोई दिन में भी सोता होगा, तो हमेशा कॉन्ट्राडिक्शंस रहते ही है, पर जनरल वे में तो अपन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, अब एग्जाम में कैसे लगोगे, रीजनिंग विद डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू मेकिंग एजम्पशंस बेस्ड ऑन जनरल knowledge when specific information is not available. This allows us to proceed with reasoning even if we are not 100% certain. नहीं हुआ तो भी अपन आगे बढ़ जाते हैं ना, एटलीस्ट स्टक तो नहीं रहते, by assuming what most likely और typical in a given situation. ये उसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, किसी बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। बस प्रॉब्लम क्या होगी कि इतना सारा कंटेंट है, तुम पेपर लिखने बैठोगे तो तुम्हें कंसेप्ट पता हो गया अभी, पर याद नहीं आएगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, नोट्स पढ़ने हैं, बार बार एक या दो बार पढ़ो, बिना देखे ओरल देने का ट्राई करो खुद को। ठीक है, और